नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। अंततः जीएन साईं बाबा दम तोड़ दिए। मोदी सरकार के जिस तरह से अत्याचार अनाचार चल रहा था, उससे प्रेरित होकर अंततः वो दम तोड़ गए। और यह सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि उनके साथ जेल गए हुए सह अभियुक्त पांडु नरेटी की भी इसी तरह से जेल के अंदर मौत हो गई। फ़र्क इतना ही रहा कि वो जेल के अंदर मरे और जीएन साईं बाबा जेल के बाहर मरे। रीज़न एक ही है, यह सांस्थानिक हत्या है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई, ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। आपको याद होगा, भारत सरकार के सामने 84 साल का बुजुर्ग फादर स्टैन स्वामी की भी इन्हीं हालात में हत्या की गई। वे 84 वर्ष की अवस्था में एक पानी पीने के लिए एक पाइप की मांग कर रहे थे और इसके लिए हाई कोर्ट तक रिट किया गया, आगे भी रिट किया गया, लेकिन उनको पानी पीने के लिए पाइप तक देने का जहमत इस सरकार ने नहीं उठाया। हम आते हैं जीएन साईं बाबा मामले पर। जीएन साईं बाबा 84 साल के तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो इनके साथ एक खास नाता है वो है 90% तक ये विकलांग थे। ये व्हील चेयर पर चलते थे और व्हील चेयर के सहारे अगर न हो तो वो दोनों हाथों के बल चला करते थे, घिसट घिसट कर। मैंने जब जीएन साईं बाबा को देखा था, उसमें मैं कॉलेज में पढ़ता था और आज से 20 बल्कि कहूँ तो 24 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात कॉलेज कैंपस में हुआ था, हमारे हॉस्टल कैंपस में, जहाँ पर वो आए थे। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतना विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैर पूरी तरह से पोलियोग्रस्त है, वह आदमी इतनी लंबी यात्रा करके वहाँ कैसे पहुँचे होंगे। पहली बार मन में एक अजीब सी वितृष्णा पैदा हुई कि ये कौन है आ गए हैं हमारे हॉस्टल में। लेकिन जब उससे मेरी बात हुई, सचमुच जान के बाद ताज्जुब लगा कि शारीरिक विकलांगता किसी के ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचा सकता है। हमारे देश में एक विकलांग व्यक्ति की यह दुर्दशा सिर्फ भारत सरकार ही कर सकती है। अगर हम विदेश में स्टीफन हॉकिंस की तुलना करें इनसे अगर हम, तो वह तो समझिए 100% विकलांग की गिनती में चले जाते हैं। ना तो वो बोल सकते थे, ना वो चल सकते थे, ना हिल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। जीएन साईं बाबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत गुस्से में था। मुझे एक सवाल पर काफ़ी गुस्सा था कि जीएन साईं बाबा के संपादक में संपादकीय रहते हुए जो एक आर्टिकल छपा था उनके मैगजीन में, उस आर्टिकल पर मेरे कुछ क्वेश्चन थे, इसलिए मैं बहुत गुस्से में था। लेकिन जब मैंने उनसे बात किया तो गुस्सा की छोड़िए, वो इतने शांतचित्त होकर जवाब दिए कि मतलब लगा ही नहीं कि मुझे गुस्सा करना उन पर कहीं से भी उचित होता। बहरहाल हमारे बीच वो नहीं है आज, और नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भैया भारत सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, या ये भारत सरकार इसके पूर्व जो भी थी वह भी जिम्मेवार रही है। जीएन साईं बाबा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था कि यह माओवादी है और माओवादियों का दिमाग है। ये भले ही विकलांग है लेकिन दिमाग बहुत तेज है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वहाँ से अपने जीवन यात्रा का शुभारंभ किए, जेल गए, जेल से बाहर आए, मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा, उन्होंने जो कुछ पढ़ा, उन्होंने जो कुछ समझा और देश को समझाने की कोशिश किया, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सभी लोगों को जीएन साईं बाबा के आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है। बेशक जीएन साईं बाबा आज इस दुनिया में नहीं रहे, कल रात 8:30 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गई और उनकी इच्छा के अनुरूप उनके शरीर को अस्पताल को दान कर दिया गया। लेकिन उनकी लिखित रचनाएं, उनके लिखे गए लेख
हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि संबंधित संस्था जो भी हैं या जो भी उस स्तर के बुद्धिजीवी हैं, वो उनकी रचनाओं को एकत्रित करके पुस्तकाकार देने का कोशिश करेंगे। बहरहाल जो भी स्थिति रहा हो, यह तो स्पष्ट है कि भारत सरकार अपने विरोधियों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। वह सभी का कत्लेआम एक समान तरीके से करती है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 84 साल के बुजुर्ग हो या फिर 90% तक विकलांग हो चुके एक विकलांग व्यक्ति हो। यह भारत सरकार इतनी निकृष्ट और दुष्ट तरीके से, निःशंस तरीके से काम करती है, इसका जवाब तो यही हो सकता है कि देश की जनता इसके खिलाफ सवाल उठाएं, देश की जनता इस सवाल को रेज करें और सरकार से पूछें कि क्या आपके अंदर मानवता नाम की चीज़ मर चुकी है? क्या इस देश में जल जंगल ज़मीन के सवाल को उठाना अवैध है? क्या इस देश के नागरिकों को शिक्षा के लिए मांग करना, मुफ्त शिक्षा की बात करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना एक अपराध है? क्या इस देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की मांग करना क्या एक अपराध है? सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि ये क्या इस देश में इंसाफ की मांग करना इस न्यायपालिका के तहत क्या यह भी एक अपराध है? अगर ये तमाम चीज़ें अपराध की गिनती में आती है तो फिर अपराध क्या नहीं है, यही वह बता दें। जीएन साईं बाबा की ये संस्थानिक नृशंस हत्या यह बताती है कि इस सरकार के नज़र में आम जनता के लिए कोई भी मूल्य नहीं बचा है, कोई भी नैतिकता नहीं बची है, किसी तरह का संवेदनाएं नहीं है, मर चुकी है। इनकी संवेदनाएं केवल अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं, जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जीएन साईं बाबा लंबे समय तक जेल में रहे, उनको वहाँ व्हील चेयर भी शायद नहीं दी जाती थी और कई बार उनको व्हील चेयर से भी धकेल दिया जाता था। वह किस तरह से 90% विकलांग व्यक्ति अपना जीवन जेल में काटे होंगे, या फिर 84 वर्ष के स्टैन स्वामी किस तरह अपना अंतिम समय जेल में बिताए होंगे, या फिर वह 6 महीने का बच्चा छत्तीसगढ़ बस्तर का, जिसके कि हाथ की 10 उंगलियां काट देती है यहाँ का पुलिसकर्मी, भारत सरकार के इशारे पर, यह भी एक सवाल है। सवाल से हम घिरे हुए हैं, जवाब जनता को तलाशना है, जवाब जनता के साथ साथ काम कर रहे उन लोग को तलाशना है जो कि इन सवालों पर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। हम समर भूमि की तरफ से जीएन साईं बाबा के इस असामयिक मृत्यु या मैं कहूँ उनकी नृशंस हत्या की गंभीर आलोचना करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यथासंभव हो कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।